नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 41। इस पेज पर हम मुगल प्रशासन, मुगल मुद्रा व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक नज़र इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार दोहरा रहा हूं, इस प्रोग्राम का लाभ तभी है जब आप इस वर्कबुक को फिल करेंगे। तो आरंभ करते हैं। शुरुआत में आप देखिए एक ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पर मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और कार्य, और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मोटे तौर पर प्रांतीय प्रशासन है। यहाँ पर जितने भी अधिकारियों के नाम हैं, ये केंद्रीय अधिकारी ना होकर के प्रांतों के अधिकारी हैं। मुगल काल में प्रांत को सूबा कहते थे। अकबर की जब मृत्यु हुई थी 1605 में, तो मुगल काल में 16 सूबे थे, और औरंगजेब की मृत्यु पर उन सूबों की संख्या 21 हो चुकी थी। सूबे में सबसे प्रमुख अधिकारी था सूबेदार, और सूबेदार अकबर ने कुछ ऐसा बैलेंस किया था प्रांतीय प्रशासन को कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति ना जाए। तो सूबे की शक्ति के 3 केंद्र हो गए थे: सूबेदार, प्रांतीय दीवान और प्रांतीय मीर बख्शी। जहां सूबेदार के हाथ में सामान्य प्रशासन था, वो एक तरह से कहा जाए तो राज्यपाल था, लेकिन उसके पास राजस्व, प्रशासन और सैन्य शक्ति नहीं थी। राजस्व के लिए प्रांतीय दीवान जिम्मेदार था और सैन्य शक्ति के लिए प्रांतीय मीर बख्शी। तो इस तरीके से अकबर की जो नीति थी कि सूबों में किसी भी एक अधिकारी को ज्यादा ताकतवर न होने दिया जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। इसके अलावा फौजदार, आमिल, कोतवाल, ये सरकार और परगना स्तर पर कुछ प्रमुख अधिकारी थे। आमिल जो है वो भू राजस्व के लिए जिम्मेदार था और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इस ब्लॉक को आप काफी ध्यान से देख लेंगे। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के स्तर पर एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था, जिसे चकला कहा गया। चकला। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल काल में 3 प्रकार थे भूमि के। वैसे ये 3 प्रकार आपको मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलते थे। खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के नियंत्रण में थी या बादशाह के नियंत्रण में थी। इसका राजस्व, भू राजस्व अधिकारियों के द्वारा एकत्र किया जाता था और किसी तरह का कोई भू राजस्व का बंटवारा नहीं होता था। संपूर्ण आय केंद्र की यानी कि बादशाह की होती थी। दूसरी जागीर भूमि। जागीर भूमि जो मनसबदारों को या जागीरदारों को उनके वेतन के बदले में दी जाती थी। आप इसकी कुछ तुलना दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से कर सकते हैं। और अनुदान में दी गई जमीनें, जिनका भू राजस्व जिसको अनुदान दिया जाता था उसी को ट्रांसफर हो जाता था सयूरगल या मददे मास या मिल्क या वक्फ की भूमि। शेरशाह ने जो भू राजस्व पद्धति अपनाई थी, उसमें एक कैलकुलेशन की जाती थी, एक गणना की जाती थी। फसल और उसकी जो दर है उनकी सूची बनाई जाती थी, जिसको रई कहते थे। और ये पद्धति अकबर भी प्रयोग में लाया। रई का इस्तेमाल दोनों ने किया, शेरशाह सूरी ने भी और अकबर ने भी। लेकिन जहां शेरशाह सूरी ने भूमि का विभाजन उत्तम, मध्यम और हीन में किया, भूमि को 3 प्रकार में बांटा, अकबर ने इन 3 विभाजनों को
और आगे विभाजित किया भूमि की उत्पादन क्षमता को देखते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो पोलज, परती, चाचर और बंजर को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। पोलज वो भूमि थी जो बहुत उपजाऊ थी और जहां पर एक वर्ष में 2 बार खेती की जाती थी। इसके अलावा परती, जहां पर एक फसल लेने के बाद भूमि को परती या खाली छोड़ दिया जाता था, यानी कि वर्ष में एक फसल ली जाती थी। चाचर वो जमीन थी जिसके ऊपर पिछले 3-4 वर्षों से खेती ना की गई हो। और बंजर, बंजर 5 वर्ष का समय बीत चुका हो और उसके ऊपर कोई खेती बाड़ी न की गई हो। तो अकबर ने जो भू राजस्व था वो उसी अनुपात में तय किया कि पोलज के ऊपर ज्यादा कर, परती के ऊपर उससे कम, चाचर के ऊपर उससे भी कम, और बंजर इस जमीन पर कोई लगान या कर ना वसूला जाए। लेकिन जैसे ही बंजर भूमि को कोई कृषि योग्य बनाए, उसके ऊपर पहली बार खेती करे, तो तुरंत वो अगले साल से चाचर की कैटेगरी में आ जाएगी कि भाई पिछले 3 साल में, 4 साल में एक बार खेती हुई है। तो इस तरीके से ये एक लोगों के लिए आकर्षण था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा जमीन जो अभी अनजुती हुई है उनको खेती की जमीन में लाएं तो लाभ होगा। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आमिल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको करोड़ी की संज्ञा दी गई थी क्योंकि इनको अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम जो कि तांबे का सिक्का था, तो इनका भू राजस्व निर्धारित किया गया था कि आपको अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम इकट्ठे करने हैं, इसलिए इनको करोड़ी कहा गया। इन करोड़ियों को न सिर्फ अपने क्षेत्र से भू राजस्व इकट्ठा करना होता था, बल्कि इनको अपने क्षेत्र में भूमि का प्रकार, उसमें कौन सी फसल उगाई गई है, उसका मार्केट में रेट क्या है, इन सब की भी जानकारी हासिल करनी होती थी और रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। इन्हीं लोगों ने लगातार रिकॉर्ड मेंटेन किया। 1573 में देखिए इनकी नियुक्ति की गई थी और 1580 आते आते जो इन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे उसी के आधार पर आईने दहसाला की शुरुआत हुई। 1580 में अकबर ने दहसाला मतलब 10 वर्ष, तो आईने दहसाला, आइन बोलते हैं नियम को, तो आईने दहसाला 10 वर्षीय नियम, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के जो आंकड़े उपलब्ध होते थे उसके आधार पर 11वें वर्ष का भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। जब्ती प्रणाली भी इसी को कहा गया है। तो आईने दहसाला, जब्ती, मोटे तौर पर क्या अंतर और चीजें, तो जब आप इतिहास सीरीज में जाएंगे, वो लोग जिनको ऑप्शनल में या और डिटेल में इतिहास पढ़ना है तो वहां पर देखेंगे। यहां पर आपके लिए लगभग आईने दहसाला और जब्ती प्रणाली एक ही बात है। औरंगजेब ने एक नस्ख प्रणाली को अपनाया था। नस्ख प्रणाली भी पहले से ही चली आ रही थी। 3 प्रकार के किसान, खुदकास्त, पाही कास्त और मुजारियान। तो खुदकास्त वो जो जिनके पास अपनी जमीन थी और वो उसके ऊपर खेती करते थे, वो खुदकास्त थे। पाही कास्त जो दूसरों की जमीन लेकर के दूसरे क्षेत्रों में जाकर के खेतीबाड़ी करते थे, उनको पाही कास्त कहते थे। और मुजारियान खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो पाही कास्त और मुजारियान कभी कभी आपस में इतना मिलजुल जाते हैं कि अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। मुगल काल में नील उत्पादन के जो प्रसिद्ध केंद्र हैं उसमें आगरा सबसे प्रसिद्ध है। भरतपुर के पास बयाना, गुजरात में सरखेज। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र और सरखेज में पैदा होता था। और इसके अलावा अफीम उत्पादन के लिए देखिए मालवा, बिहार के इलाके प्रसिद्ध थे। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। और आगे चल करके जब हम देखेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन और उसमें भारत से हम निर्यात की वस्तुएं देखेंगे तो उसमें नील और सोरा 2 बहुत प्रमुख वस्तुएं हैं। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा प्रचलन में थी। कारीगरों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था।
तो एक समय में ददनी प्रथा अच्छी थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ददनी प्रथा का प्रयोग किया तो फिर वो दुरुपयोग शुरू हो गया। इस ददनी प्रथा का ब्रिटिश टाइम में भारतीय बुनकरों को, कारीगरों को नुकसान हुआ। कश्मीर और लाहौर ऊनी वस्त्रों और शॉल के लिए प्रसिद्ध थे। ये सब जानकारियां यहां पर हैं। मुगल काल में सर्वाधिक रुपया जो है वो औरंगजेब के समय में ढाला गया, और आना जो कि सिक्के का एक नया प्रकार था, वो शाहजहां ने उसकी शुरुआत करी। मुगल कालीन सिक्कों के बारे में देखिए, एक ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मुहर जो है वो मुगल काल का सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था। दरअसल यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि मुगल काल का सबसे प्रचलन में जो सोने का सिक्का था वो कौन सा था, या फिर चौकोर सिक्का कौन सा था, या सबसे भारी सिक्का कौन सा था वजन में, इस प्रकार से। तो मुहर जो है वो मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। दूसरा है संसब। संसब अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, 101 तोले का। बहुत बड़ी जो डील होती थी उनमें इसका प्रयोग किया जाता होगा। इलाही सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस गोल भी हो सकता था, चौकोर भी हो सकता था, और ये 5.5 तोले का होता था। इसके अलावा अतमाह है 25 तोले का, बिनसात है 20 तोले का। ये सब सोने के सिक्के हैं। तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक सोने का सिक्का नहीं है। रुपया जो कि चांदी का सिक्का था और मुगल अर्थव्यवस्था का आधार था, ये वही रुपया है जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। इसके अलावा जलाली चांदी का सिक्का था। और आप देखिए कुछ और नाम भी हैं, दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी, सभी चांदी के सिक्के थे। तांबे का दाम दैनिक लेन देन में प्रयोग में आता था, और चांदी के 1 रुपए में 40 दाम होते थे। मुगल सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है यहाँ पर। 4 प्रकार की सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। और मुगल शक्ति का जो मूल आधार था वो घुड़सवार सेना थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, और मनसबदारी व्यवस्था में 3 प्रकार होते थे मनसबदारों के, जिसमें जात और सवार पद के आधार पर विभाजन किया गया था कि कौन प्रथम श्रेणी का मनसबदार है। वो जिनके जात और सवार संख्या बराबर होती थी। द्वितीय श्रेणी, जहां पर जात और सवार संख्या में आधे का अंतर होता था। और तीसरी श्रेणी वो होती थी जहां पर सवार संख्या जात संख्या के आधे से कम होती थी। तो जात से व्यक्ति का दरबार में पद और उसका वेतन पता चलता था, और सवार संख्या से उसके द्वारा कितने घुड़सवार रखे जाने हैं इसका पता चलता था। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदारों के बारे में पता चलता है, जो 5000 जात के मनसबदार थे, और औरंगजेब के समय में बढ़कर के इनकी संख्या 79 हो गई थी। 7000 और उससे ऊपर का मनसब बहुत ही खास लोगों को दिया जाता था। अधिकतर वो राज परिवार के लोगों के लिए सुरक्षित था। जहांगीर ने सवार पद में एक नई पद्धति चलाई थी, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। इसका मतलब ये था कि जहांगीर के शासनकाल से पहले 1 सवार 1 घोड़ा, लेकिन जहांगीर ने पद्धति चलाई कि जो एक जात पद है उसके साथ 1 सवार 1 घोड़ा, लेकिन वो 2 सवार 2 घोड़ा रख सकता है। अर्थात अगर कोई 5000 का मनसबदार है और उसको द्विअस्पा प्रणाली में ले आया जाए तो उसका जात पद तो 5000 ही रहेगा, लेकिन उसकी सवार संख्या 5000 × 2 10,000 हो जाएगी। तो मनसबदारी व्यवस्था मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर उसमें जो और डिटेल है वो नेट वगैरह के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो इतनी पर्याप्त है।
कि मनसबदारी व्यवस्था मंगोलिया से ली गई थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। भारत में इसका आरंभ अकबर ने किया था। इसकी 3 श्रेणियां थी, जात और सवार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता था, ये सब चीजें। मनसबदारों के पास जो सैनिक होते थे, उसके अलावा मुगल बादशाह अपने लिए अलग से भी कुछ घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था करते थे, जिनको अहदी सैनिक कहते थे। और एक अहदी सैनिक जो होता था वो अपने साथ 5 सैनिक और रख सकता था। तो उनको राज दरबार यानी केंद्र सरकार से ही सैलरी मिलती थी। उनका वेतन अन्य घुड़सवारों के मुकाबले ज्यादा होता था और ये बहुत ही भरोसेमंद और वफादार सैनिक होते थे। और अहदियों को स्किलफुल, मतलब वो सिर्फ योग्य सोल्जर ही नहीं थे, उनमें अन्य अभिरुचियां भी पाई जाती थी। जैसे कि यहाँ पर जानकारी है कि जो शाही कार्यालय होता था उसके अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार, शाही कारखानों के जो सुपरवाइजर होते थे वो इस सैन्य दल में से चुने जाते थे। तो यहाँ पर आकर के ल्यूसेंट में मुगल काल समाप्त हो जाता है। और अब जो इसमें अगला टॉपिक है हमारा वो मराठा है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मराठा शक्ति का उत्थान, शिवाजी, इनके ऊपर मिलेगा।